नमस्कार साथियों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जो है 15 और 16 मार्च का है। तो उससे पहले जो है आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का बैच जो है प्रारंभ किया जा रहा है। और इसमें जो है हम बात करेंगे कि 4.0 जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो बैच जो ये प्रारंभ आज से किया जा रहा है। और ये बैच आपको मुख्य रूप से एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है मिशन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के लिए जो है उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन करके इसके बाद आपको बैच मिल जाएगा 1 to 5। 1 to 5 यानी 1 to 5 का बैच बीपीएससी टीआरई 4.0। उसके बाद जो है एक बैच आपको मिल जाएगा 6 to 8 का। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का ये जो बैच है, ये दोनों बैच आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप जिस भी एग्जाम का आप तैयारी करने वाले हैं, जिस क्लास के लिए 1 to 5 या 6 to 8, तो आप जो है उस बैच से इनरोल हो जाएंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाके मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप जो है वहाँ पे नोट करेंगे और वहाँ से जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आप इस बैच से जो है इनरोल हो पाएंगे। ठीक है, आप लोग को बता दें कि ये जो बैच है, ये बैच जो है लाइव होगी। ठीक है, तो लाइव जो है ये बैच होगी और ये लाइव क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, और ये कब से, तो यानी कि 5 बजे से जो है 5 बजे से शाम में जो है 7 बजे तक, 5 बजे से शाम में 7 बजे तक 2 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। और इसमें जो है आपको टाइमिंग की बात किया जाए तो टाइमिंग आप लोग जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, टाइम तो हो गया, आप डेट नोट कर लेंगे। तो डेट जो है ये बैच लाइव कंटिन्यू जो है फिलहाल आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा। और लाइव क्लास जो है 10 तारीख से, ठीक है, यानी कि 10 मार्च से जो है ये बैच 10 मार्च 2024 है। ये डेट रहेगा 11 मार्च। ठीक है, 11 मार्च से जो है ये बैच आपको कंटिन्यू जो है लाइव बैच मिलेगी। और इस बैच का अगर खासियत बता दें कि लाइव जो रहेगी, अगर वैसे स्टूडेंट, ठीक है, वैसे साथी जो इस लाइव सेशन से नहीं जुड़ पाते हैं, वो जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पे आपको जो है बैच मिल जाएगी। और इसका खासियत ये है कि जितने भी क्लास होगी उस क्लास के जस्ट बाद जो है आपको इसका पीडीएफ जो है आंसर के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इस का जो फी जो रखा गया है, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8, ठीक है, इसके लिए मात्र और मात्र जो है 500 रुपया इसका फी रखा गया। और इस फी में जो है आप लाइव क्लास ले पाएंगे। ठीक है, 2 घंटे की लाइव क्लास प्रतिदिन चलेगी 5 से 7 बजे तक। उसके बाद जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा वीडियो। ठीक है, उसके बाद जो है पीडीएफ और उसके बाद टेस्ट सीरीज जो है इसी फी में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का ये फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का जो है एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री, पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इतिहास, ठीक है, इतिहास को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास को 3 भागों में, इतिहास को जो है 3 भागों में डिवाइड किया करके पढ़ेंगे हम लोग। पहले जो हो गया आपका प्राचीन भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत हो गया। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद जो है आधुनिक भारत। इसको 3 खंड में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत का, सबसे पहले प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बाय टॉपिक हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए, इसको जो है 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हो जाएगा आपका आर्य
इसका जो है अगर बात किया जाए प्राचीन काल में, तो आपको जो है पाषाण काल, ठीक है, सबसे पहले जो है पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि पाषाण काल को हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पाषाण काल बात करेंगे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इस टाइप से हम इसको जो है खंड करके जो है आगे इसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल को आप जानते हैं कि पाषाण काल को जो है पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाषाण का मतलब है पत्थर, ठीक है। यानी कि ऐसा काल जिसमें जो है पुरातात्विक स्रोत से जो प्राप्त हुआ है, यानी कि पत्थरों का काल है। इसमें जितने भी आप उपकरण देखेंगे मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक उपकरण जो आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का मिलेगा, ठीक है। तो अगर पाषाण काल की बात किया जाए तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पाषाण काल को कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहले जो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद जो हो जाएगा मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद जो है नव पाषाण काल। 3 भाग में जो हम लोग पाषाण काल को बांट के पढ़ते हैं। तो पहला हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब हो गया कि इस काल में जो है जितने भी आदि मानव थे, ठीक है, उसका मुख्य कार्य ये था कि वो जो है भोजन को सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा करते थे, ठीक है, यानी कि खाद्य संग्राहक थे। उसके बाद आगे हम चलकर देखेंगे इसमें जो है पूरा का पाषाण काल में आखिर जो वो खाद्य संग्राहक जो थे, शिकारी थे, आखिर वो जो उपकरण जो बनाते थे, जितने भी औजार बनाए थे पत्थरों का बनाए थे। और इस समय क्या है कि बहुत बड़ा बड़ा जो है पत्थर का औजार बनाते थे। उसका धीरे धीरे जो है डेवलप हुआ। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो शिकारी थे, ठीक है, यदि शिकारी जो थे, ये शिकारी आगे चलकर क्या बन गए, ये यही जो है आगे चलकर जो है ये क्या बन गए, तो ये जो है भोजन उत्पादक, ठीक है, ये जो है जो शिकारी थे खाद्य संग्राहक, ये जो है भोजन उत्पादक यानी कि जो है किसान और पशुपालन बन गए। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। उसके बाद जो नव पाषाण काल हम देखें तो बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया। और इसमें जो है पहिए का आविष्कार हो गया। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हो गया था, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है पत्थरों का जो औजार बनाते थे घिस घिस कर, उससे जो आग उत्पन्न हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में, तो इसमें जो है तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कृषि, ठीक है, यानी कि जो है कृषि का साक्ष्य जो है मिलने लगा था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में आगे जाके जो है पहिए का आविष्कार हो गया था, ठीक है। तो ये सब जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पाषाण काल का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आखिर पहला क्वेश्चन ये है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। मतलब जो है खाने के लिए जो है कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी, यह कब हुई थी, तो नव पाषाण काल में, कि मध्य पाषाण काल में, कि पूरा पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। अभी अभी जैसे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वो क्या थे, वो जो है शिकारी थे, ठीक है, खाद्य संग्राहक थे, सिर्फ और सिर्फ जो अपना जो है खाना की खोज में रहते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे चेंजिंग हुआ और मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण में जो है लोग पशुपालन करना स्टार्ट किए थे, पशुपालन करना स्टार्ट किए थे, और जो है ये कृषि का कार्य भी करना जो है स्टार्ट कर दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो है क्या, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में लोग जो है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो है प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब भीमबेटका की गुफा जो है ये भीमबेटका ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपको कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। देखिए आप लोग को थोड़ा सा ये बता दें कि आखिर सबसे पहले मानव का जो है बसने का, ठीक है, मानव जो बसना स्टार्ट किया था, क्योंकि आप पूरा पाषाण काल देखेंगे तो मानव जो है इधर उधर सिर्फ भटकते थे, इसलिए भोजन की तलाश में। उसके बाद जो मानव अस्थाई जीवन जो जीने लगे थे, वो जो है कहाँ से इसका साक्ष्य मिला, तो ये जो मिला है कहाँ से, तो यही से भीमबेटका, ठीक है। और भीमबेटका की बात किया जाए तो ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर जो है।
तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि भीमबेटका जो है किस लिए प्रसिद्ध है और वहीं से जो इसकी पता कैसे चला। तो वहां पे जो है गुफा, ठीक है, गुफा में जो शैल चित्र जो बना हुआ था, गुफा में जो शैल चित्र जो बनाया गया था वो आदमियों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसलिए पता चलता है कि भीमबेटका जो किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाए। क्योंकि शैल चित्र अगर इंसान बनाया है तो सबसे पहले पता ये चलता है कि मानव जो है वहां पे अस्थायी रूप से जो है बस रहे थे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि गत आवास यानी कि गड्ढे वाला घर का जो साक्ष्य जो मिला है ये कहाँ से मिला है, ठीक है। यानी कि गत आवास का मतलब होता है गड्ढे वाला जो घर मिला है ये कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन दिया गया बुर्जहोम से, कोयलडीहवा से, ब्रह्मगिरी से, या जो है संगन कुल्लू से। इसका जो आंसर होना चाहिए क्या, तो गड्ढे वाला आवास मतलब गड्ढे वाला जो आवास जो मिला है ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला आपका बुर्जहोम से, ठीक है। कहाँ से मिला ये, बुर्जहोम। अगर बुर्जहोम की बात किया जाए तो बुर्जहोम ये कहाँ पर है, तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये बुर्जहोम है वर्तमान में, और वहीं से जो है आपको क्या मिला है, तो गड्ढे वाला घर। अभी भी वहां जाएंगे तो जो है वहां पे जो है दोनों प्रकार घर मिलता है, गड्ढे में भी घर मिलता है, ठीक है, और बाहर भी मिलता है। क्या हो जाएगा इसका, यानी कि बुर्जहोम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है ये कहाँ से मिला। मतलब भारत में जो है सबसे पहले मानव का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, शिवालिक की पहाड़ी से, नलमाला पहाड़ी से, या नर्मदा घाटी से। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन अभी भी बताएं कि ये भीमबेटका जो है कहाँ पर है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के जो है नर्मदा नदी के तट पर, और वहीं से जो है सबसे पहले ये पता चला है कि वहां जो है मानव का साक्ष्य मिला। तो मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला कहाँ से, ये तो नर्मदा घाटी से। कहाँ पे है ये, तो ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका गुफा, ठीक है, अभी भी देखे भीम जो है बेटिका, भीमबेटका की गुफा से जो है सबसे पहले जो है ये भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो नर्मदा नदी के किनारे, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और वहीं से जो है सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला है, यानी कि मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये जो है भीमबेटका की गुफा से, और कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और ये जो है नर्मदा नदी के तट पर। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि हिस्ट्री में आप देखेंगे कि भारत को जो ना उपमहाद्वीप के नाम से भी बहुत ज़्यादा चर्चा मिलेगा। ये उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब जो है मिलाकर जो है उपमहाद्वीप कहा जाता था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से। पहला ऑप्शन है लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, या मुंडीकाग से। यानी कि इसका जो आंसर होगा कृषि के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है, तो ये आपका मेहरगढ़, ठीक है। कहाँ से मिला है ये, तो मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कृषि के प्राचीनतम जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य। अगर लोथल की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो है, हड़प्पा सभ्यता के एक जो है बंदरगाह शहर था। क्या था ये, तो ये जो है बंदरगाह शहर था। लोथल क्या था, तो एक बंदरगाह शहर था हड़प्पा सभ्यता का। और इस शहर जो है अगर बात किया लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है। पहला ऑप्शन है संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, या मानव संसाधन विकास का। देखिए सबसे पहले समझेंगे पुरातत्व होता क्या है। पुरातत्व का मतलब होता है कि ऐसा साक्ष्य जो खुदाई से प्राप्त हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इतिहास जानने का जो है सबसे
जो प्रमाणित जो साक्ष्य माना जाता है किससे माना जाता है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में माना जाता है। यानी बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता में जो बहुत सारे जो ऐसे आपको साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्य, इससे पता चलता है कि इस काल में ये हुआ था, इस काल में लोग ये करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे जो प्रमाणित साक्ष्य किससे माना जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य को जो है अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो पुरातात्वविद कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पुरातात्वविद कहा जाता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तो निम्नलिखित में से किस विभाग या मंत्रालय के संकलन कार्यालय है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, मानव संसाधन विकास, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो है क्या आता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण ये आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले। मतलब जो है उस स्थल का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम जो है अस्थाई जीवन के प्रमाण मिला है। तो अभी हम देखें कि पुरातात्विक स्रोत से या फिर बहुत सारे ऐसे स्रोत से पता चलता है कि पहले के मानव जो थे वो अस्थाई जीवन नहीं जीते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो है सिर्फ शिकार करने के लिए या अपने भोजन को जो है संग्रहित करने के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान वो भटकते रहते थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि उस स्थान का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन जो है लोग स्टार्ट कब किया था, तो ये मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो है, क्योंकि उस समय लोग पशुपालक यानी खाद्य संग्राहक से जो है शिकारी से क्या बन गया, तो खाद्य उत्पादक बन गया। मतलब जो है ये खेती बाड़ी करने लगे थे, ठीक है, पशुपालक बन गए थे, जिस कारण से नहीं चाहते हुए भी उसे जो है अस्थाई जीवन जो है जीना पड़ गया। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है, पहला ऑप्शन है धौलावीरा से, सेकेंड है किले कुल मोहम्मद से, या कालीबंगा से, या मेहरगढ़ से, ठीक है। तो मेहरगढ़ से तो कृषि का साक्ष्य मिला है, लेकिन धौलावीरा से जो है इसका जो अगर प्राचीनतम अस्थाई जीवन की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका धौलावीरा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो धौलावीरा से जो है प्राचीनतम अस्थाई जीवन का जो है ये प्रमाण मिला है कि धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि गैरिक यानी कि गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि गैरिक मृदभांड पात्र का काल निम्नलिखित में से किससे माना जाता है। तो मृदभांड का मतलब होता है मिट्टियों का बर्तन, ठीक है। उस समय जो है बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक शास्त्र से पता चलता है कि उस समय जो बर्तन जो बनता था किसका बनता था, मिट्टी का, ठीक है। तो मिट्टी का जो है बर्तन बनता था जिसको हम क्या करते हैं, तो मृदभांड कहते हैं। तो क्वेश्चन करा है कि गैरिक यानी कि गैरिक मृदभांड पात्र का जो है काल निम्नलिखित में से किससे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक, यानी कि दूसरा दिया गया है कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, थर्ड दिया गया है कि 1500 से लेके 1200 ईसा पूर्व तक, उसके बाद जो है फोर्थ दिया गया 1500 से लेके 900 ईसा पूर्व के बीच। यहाँ पे आप देखेंगे यानी कि इसका जो कार्यकाल जो है यानी कि गैरिक मृदभांड का जो इस समय जो मिलता था ये 1200, ठीक है। तो 1200 बीसी से लेके 1200 बीसी से लेके 900 बीसी के बीच में जो है ये मिलता था, ठीक है। ये जो आखिर जो मिला कब से, यानी 1200 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले का जो समय है उसको बीसी कहा जाता है, और ईसा मसीह के समय के बाद को जो समय है उसे क्या कहा जाता है, तो एडी कहा जाता है, ठीक है, कि ईस्वी कहा जाता है। यानी ईसा पूर्व जो क्या हो जाएगा, 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच जो है गैरिक मृदभांड पात्र जो है मिलता था। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी होना चाहिए, 1500 से लेके 900 ईसा पूर्व के बीच इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नवपाषाण युग यानी कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो नवपाषाण के बाद यानी कि नवपाषाण जब खत्म होता है तो उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रारंभ होता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा 2500 बीसी से लेके 1500
या फिर 1750 बीसी तक, ठीक है। किसी किसी बुक में जो है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी मिल जाएगा, और किसी किसी बुक में जो है 2350 बीसी से 1500 जो है बीसी, 15 बीसी तक जो है ये मिलता है। तो इस काल को जिन्हें क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण काल के बाद, यानी कि नवपाषाण युग जो खत्म हुआ था उसकी समाप्ति के बाद सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया गया लोहा, सेकेंड है तांबा, थर्ड है तीन, और फोर्थ क्या है ये कांसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद जो है तांबा का युग, सबसे पहले जो है तांबा का जो है प्रयोग प्रारंभ हो गया था, और तांबा का जो है खोज जो है हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तांबा का जो है एक महत्वपूर्ण औजार बनाया गया था कुल्हाड़ी, ठीक है। तांबा का जो है एक कुल्हाड़ी जो है बनाया गया था। ये कुल्हाड़ी जो है किसका बनाया गया, तांबा का, किसका आंसर क्या होना जाना चाहिए, तांबा, ठीक है। अगर बात किया जाए लोहा का, तो लोहा का जो आविष्कार हुआ था उत्तर वैदिक काल, यानी कि लोहा का जो खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और लोहा की खोज के बाद जो है ना तब फिर जो साम्राज्य जो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, उसके बाद जो महाजन पद सब आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा तांबा का। उसके बाद टीन और कांसा, टीन का भी और कांसा का भी हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, लेकिन नवपाषाण युग की समाप्ति के जस्ट बाद जो है तांबा का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान से प्राप्त हुआ। मतलब जो है कुत्ते के भी अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, समाधान यानी कि जो है कब्र से प्राप्त हुआ है। यानी कि मानव कंकाल के साथ साथ उस समय परंपरा ये था कि कोई भी अगर मानव है, ठीक है, उसके जो प्यारे जो जानवर होते थे या फिर जो बहुत सारे ऐसे कब्र मिले थे जिससे जो है मनक्के मिलता था, किसी में मृत भांड मिलता था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ जो कुत्ते का कंकाल भी समाधान यानी कि जो है कब्र से प्राप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपको ब्रह्मगिरी, सेकेंड है बुर्जहाम, थर्ड है चिरांद, और फोर्थ दिया गया मास्कित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि बुर्जहाम। और बुर्जहाम कहाँ पर है, तो बता चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है बुर्जहाम, और यहीं से जो है गड्ढे वाला घर का भी साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ। अगर बात किया जाए चिरांद, चिरांद जो है ना एक ऐसा पूरा स्थल है तो जहां से जो है हड्डियों का, ठीक है, जहां से जो है हड्डियों का बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अब ये औजार मिला था। और कहाँ पर ये है, ये जो आपका बिहार में, ठीक है, सासाराम के पास ये जो आपका बिहार में है चिरांद, ठीक है, जहां से जो है हड्डियों का अवशेष प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी यानी कि बुर्जहोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, यानी कि जो है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल जो है कौन सा है। सबसे पहले दिया गया चिरांद, जाड़वे, आजमगढ़ या उपयुक्त में से सभी। यानी कि इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी के सभी जो है ये कहाँ पे, तनी पूर्वी भारत का क्या था ये नवपाषाण कालीन स्थल है। अगर बात किया जाए चिरांद जो कि बिहार में है, नॉर्वे आपको यूपी में है, ठीक है, आदमगढ़ ये सब भी कहाँ है, यूपी में, यानी कि जो है पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार, और ये जो है आपका कह सकते हैं पश्चिमी बिहार में, ठीक है। ये पूर्वी भारत का प्रमुख जो है नवपाषाण कालीन जो स्थल कौन सा है, चिरांद है, नॉर्वे है, और आदमगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मतलब जो है उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है पशुपालन जो है प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल पूर्व में, या जो है मध्य पाषाण काल में। तो अभी भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि ये जो है पशुपालन का जो है प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये, तो मध्य पाषाण काल में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मध्य पाषाण काल में जो है लोग
जो खाद्य संग्राहक थे पूरा पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में आने के बाद क्या हो गया, ये जो है पशुपालक बन गए और ये कृषक बन गए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है कि नवदा टोली का उत्खनन जो है किसने किया था। तो नवदा टोली की अगर बात किया जाए, एक महत्वपूर्ण जो है उस समय का ये पुरास्थल है और इसका जो है उत्खनन किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन दिया गया के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वांगकर ने, एच.डी. सांकलिया ने, या जो है मार्टिमर व्हीलर ने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कि नवदा टोली जो है का उत्खनन जो है किसके द्वारा किया गया था, एच.डी. सांकलिया के द्वारा, यानी कि एच.डी. सांकलिया के द्वारा जो है नवदा टोली का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पूरा पाषाण युग को, नव पाषाणिक युग को, या ताम्र पाषाण युग को, या लौह युग को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को कौन सा नाम से भी जाना जाता है, चालकोलिथिक युग। चालकोलिथिक युग क्यों कहा जाता है, या फिर जो है ताम्र पाषाण युग जो है क्या होता है, समझेंगे यहाँ पे। यानी ऐसा काल, ठीक है, क्या बताए थे कि जब जो है नव पाषाण काल के उत्तरार्ध, यानी कि नव पाषाण का उत्तरार्ध जो है तांबा का खोज हुआ था। मतलब जब आप देखेंगे सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में आप कि पाषाण का लिया जी जो पत्थरों के साथ साथ जो है तांबे का भी औजार का जो है यूज होने लगा था। तो यानी कि जिस काल में पत्थर यानी कि तांबे के साथ साथ जो है ना पत्थर का भी जो है औजार जो है बन रहा था या यूज हो रहा था, उस समय को क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल को ही क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक युग। ठीक है, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से यानी सभ्यता से भिन्न थी क्यों। कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये वैदिक सभ्यता से भिन्न कैसे थी। पहला ऑप्शन दिया गया कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। ठीक है, उसके पास जो है चित्रलेखीय लिपि थी। और फोर्थ दिया गया इसके पास जो लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता ने 2500 बीसी से 1750 बीसी तक के कार्यकाल में आप देखेंगे, जिसको हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक विकसित सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, ये विकसित सभ्यता थी, या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद इसके पास जो एक लिपि था, ठीक है, चित्रलेखीय लिपि, जिसको हम जो है अगर कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो कैसा लिपि था, ये भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक जो है लिपि था। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि ऐसा लिपि जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फिगर बना हुआ था। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे का फिगर मिला था का लिपि में, बहुत सारे जानवरों का, और वो किस रूप में ये कॉर्ड किए हुए था, किस रूप में ये यूज करते थे, ये अभी तक जो है पता नहीं लग पाया। ठीक है, यानी कि उसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि क्या था, भाव चित्रात्मक, यानी कि दोनों सही है। तीसरा दिया गया कि इसके पास जो लोहे और जो रक्षा शस्त्रों के ज्ञान नहीं था। आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उसमें कोई भी मारपीट झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि उसके पास जो है लोहे का ज्ञान नहीं था और जो कोई भी रक्षा जो है शास्त्रों का ये ज्ञान नहीं था। अगर बात किया जाए वो जो है आग का आविष्कार कर चुके थे। ठीक है, वो जो हड़प्पा सभ्यता ये उसके बाद जो ये पाषाण काल में हो चुका था। उसके बाद जो है आप देखेंगे सबसे पहला जो है पालतू जो बनाया था, किसको बनाया था, तो कुत्ते को बनाया था। यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी, यानी कि उपयुक्त में से सभी क्या ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि
कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में बटा हुआ था? एक खासियत ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जितना भी नगर था किसमें बटा हुआ था? तो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, मतलब जितना भी नगर था, ऊपरी नगर और दुर्ग या कहते हैं या फिर निचली नगर कहा जाता था, तो 2 नगर में बटा हुआ था। लेकिन एकमात्र ऐसा शहर था हड़प्पा सभ्यता का कि जो कि 3 भागों में, मतलब 3 जो है नगर 3 भागों में बटा हुआ था। उस नगर का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन दिया गया लोथल, सेकेंड है कालीबंगा, थर्ड है धौलावीरा और फोर्थ दिया गया तुर्कोट्रा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऐसा नगर जो कि हड़प्पा सभ्यता का 3 भागों में बटा हुआ था वो कौन सा है? तो वो आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है एक ऐसा नगर जो 3 भागों में बटा हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता जितना भी नगर था मात्र कितने भाग में? 2 भागों में बटा हुआ था। एक को ऊपरी नगर या दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, ऊपरी नगर या जो है इसको दुर्ग कहा जाता था। उसके बाद जो है दूसरा जो था ये निचली नगर, निचली नगर। लेकिन जो धौलावीरा जो है 3 भागों में क्या था? ये बटा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्खनन जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहां से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो है उसमें जो ना जल प्रबंधन का व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त था। ये उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था जो ये कहां से प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, लोथल एवं कालीबंगा से, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था जो हड़प्पा सभ्यता का किस नगर से प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो धौलावीरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो धौलावीरा से जो है प्राप्त जो अवशेष जो प्राप्त हुआ, इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और जो है उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? मतलब जो है कौन सा ऐसा स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियां में मतलब घाटी में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया आपको आलमगीरपुर और मोहनजोदड़ो। इसमें जो है 2 ऑप्शन जो है छूटा हुआ है। देखिए इसमें ना 2 और ऑप्शन जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है कुछ छूटा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्थल घग्गर उसके सहायक नदियों के इस बीच स्थित था? ये आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर, एक मिनट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आलमगीरपुर, उसके बाद जो है ना ऑप्शन था बी नंबर में लोथल। ठीक है, उसके बाद जो है बनावली। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन सा ऐसा, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बनवाली। ठीक है, तो यानी कि घग्गर नदी की बात किया जाए तो ये जो है कहाँ से? यानी कि राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में बहती है। यानी कि जो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि बनवाली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ, मतलब जो है जोड़ा वाला, ठीक है, यानी कि किसी किसी ऐसा समाधान, यानी कि ऐसा जो है कब्र मिला है जिसमें ना डबल डबल जो ना अवशेष, मतलब हड्डियों का अवशेष मिला है। तो वही पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि युग समाधान का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए इसका जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यहाँ पे जो लोथल नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन दिया गया लोथल से, और फोर्थ दिया गया रंगपुर से। मतलब जो है युग्म समाधान का साक्ष्य जो मिला है ये कहाँ से मिला है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल से, ठीक है, यानी कि लोथल से जो है, जो कि गुजरात में है भोगवा नदी किनारे, और ये क्या है, तो ये जो है एक बंदरगाह नगर है, तो वहां से जो है क्या मिला है, तो युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है ये, तो लोथल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा जो सुमिलित नहीं है, मतलब एक साइड जो दिया गया वो हड़प्पा कालीन स्थल, और सेकेंड साइड दिया गया खोजकर्ता, मतलब जो है कौन सा स्थल का खोज है किसके द्वारा किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हड़प्पा को दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। लोथल का खोज है SR राव के द्वारा किया गया। सुत कोंडा का जो है खोज किसके द्वारा किया गया, तो JP जोशी के द्वारा किया गया। लेकिन धौलावीरा का खोज जो है ये BK थापर के द्वारा ये नहीं किया गया। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है ये डी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन ये था। अगले क्लास में हम देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग को ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और आप लोग को ये सेशन अगर और अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको शेयर भी कर दीजिएगा।